Now we will see the section 23. What consideration and objects are lawful and what not. कौन से कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट्स लॉफुल है और कौन से नहीं हैं. कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एग्रीमेंट आर लॉफुल अनलेस, वो जब तक लॉफुल हैं जब तक उनमें ये पॉइंट्स नहीं हैं. जैसे कि इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, अगर वो ऑलरेडी फॉरबिडन बाय लॉ है, इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, या फिर वो जो लॉ के प्रोविजंस हैं उनको ही डिफीट कर रहा है. थर्ड वन इज़ फ्रॉडुलेंट है. फोर्थ वन इज इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन, किसी पर्सन को इंजरी पहुंचाता है और प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाता है किसी दूसरे की, तो ये क्या बोले गए हैं, अनलॉफुल. कोर्ट रिगार्ड, फिफ्थ वन इज कोर्ट रिगार्डेड इज इमोरल और अपोज टू दी पब्लिक पॉलिसी, जो ऑलरेडी ही इमोरल है या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, अपोज करता है उसको, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स खुद ही अपने आप में ही वॉइड हो जाएंगे. जैसे कि इसमें बोला गया कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल ओनली अनलेस. नाउ केस इज एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड. यहाँ पर वॉइड हो गया है, बट यहाँ पर ये जो मैंने लिखा इलेगलिटी एंड रेंडर्स अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार बिहार में पूछा गया है कि व्हाट इलेगलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रेंडर्स, इट रेंडर्स द कॉन्ट्रैक्ट टू बी वॉइड. इसको ध्यान में रखना गाइस. केस है सुंदरा गाउंडन वर्सेस बालाचंद्रन AR 1990. मैरिज ब्रोकरेजेस अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. यहाँ पे कहा है कि जो मैरिज में दलाली होती है, दलाल बीच में पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपने आप में ही क्या है, अपोज है पब्लिक पॉलिसी की, इमोरल एक्ट है. सेक्शन 24. एग्रीमेंट वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट. अगर कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल है पार्ट में, मतलब एक पार्ट लीगल है और अदर पार्ट इलीगल है. जैसे कि यहाँ पर हमने केस में डिस्क्राइब किया गया है इसको क्लिक मैरी हिल वर्सेस विलियम क्लार्क 1905 का केस है, वेयर इलीगल एंड द लीगल पार्ट सो कनेक्टेड विद वन अनदर दैट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, द एग्रीमेंट शेल बी वॉइड. यहाँ पर क्या है कि जो इलीगल और लीगल पार्ट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या किसी भी एग्रीमेंट में, अगर कोई पार्ट है जो एक तरफ तो लीगल है और एक तरफ इलीगल है, तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड माना जाएगा. सेक्शन 25. एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड अनलेस इट इज़ इन राइटिंग, रजिस्टर्ड और इज प्रॉमिस to compensate for something done or it is a promise to pay a debt barred by the Indian law. यहाँ पर क्या है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड. ये तो अंडरस्टूड है कि विदाउट कंसिडरेशन कोई भी एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा, बट अनलेस इसमें क्या देगा, अगर वो राइटिंग एंड रजिस्टर्ड है या फिर वो प्रॉमिस है किसी को कंपनसेट करने के लिए, कुछ करने के लिए, फॉर समथिंग डन, और कुछ करा हुआ है जो हमने ऑलरेडी, और इट इज़ अ प्रॉमिस टू पे अ डेट दैट इज़ बार्ड बाय द लिमिटेशन लॉ. सेक्शन 26 सेज एग्रीमेंट इन द रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड. अगर कोई भी एग्रीमेंट है जो रेस्ट्रेन करता है मैरिज को, वो वॉइड है. अगर सेक्शन 27, अगर कोई एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, वो भी वॉइड है. सेक्शन 28 सेज एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीड. अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो रेस्ट्रेन करता है लीगल प्रोसीडिंग्स को, वो भी वॉइड है. सेक्शन 29 सेज एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी. जहाँ पर ऑलरेडी ही अनसर्टेनिटी है, तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड होगा. नाउ कम्स टू द सेक्शन 30. एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड. यहाँ पर क्या है, एग्रीमेंट जो भी वेजर के थ्रू होगा, जो भी हम एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर करेंगे वो वॉइड होगा. जैसे कि सारे हमने देखा है कि बाय वे ऑफ वेजर, यहाँ पर मैंने वेजर लिखा है, बाय वे ऑफ वेजर है ये, बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड. यहाँ पर जो भी एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर होगा वो वॉइड होगा. यहाँ पर जो एक्सेप्शन दिया गया, एक सर्टेन प्राइस फॉर द हाउस रेसिंग, ये इंपॉर्टेंट है. ये भी पूछा गया है कि बाय वे ऑफ वेजर में जो एग्रीमेंट्स वॉइड बोले गए हैं, पर उसका एक्सेप्शन क्या है, उसका एक्सेप्शन क्या है, इन फेवर ऑफ सर्टेन प्राइजेस फॉर हॉर्स रेसिंग. इसको एक्सेप्शन में रखा है. अगर हॉर्स रेसिंग का कोई प्राइजेस गिवन होना है तो इसमें वेजर वाला एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, तो इसको एक एक्सेप्शन में डाला गया है. सेक्शन 29 के लिए केस है एम राजा अपार वर्सेस एम गना संबंधम AIR 2009. इसमें क्या एग्रीमेंट विच आर नॉट सर्टेन कैन नॉट बी एनफोर्स्ड. अगर जो एग्रीमेंट सर्टेन ही नहीं है वो एनफोर्स किए ही नहीं जा सकते. इसी